तूफान बटालियन शेर ए रेगिस्तान के द्वार पर एक बूढ़े दादा ने अपने पोते के लिए अपने हाथों से बनाया हुआ रोगन जोश पहुंचाने के लिए पश्चिमी भारत के भीतरी इलाकों में सीमा पर स्थित एक बटालियन तक की लंबी यात्रा की। लेकिन एक युवा और नियमों को सर्वोपरि मानने वाले अड़ियल अधिकारी ने उन्हें गेट पर ही बेरुखी से मना कर दिया। उस अधिकारी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कुछ ही क्षणों बाद उस बूढ़े व्यक्ति का एक फोन कॉल पूरे सैन्य कमान क्षेत्र में एक भयानक तूफान ला देगा। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में राजस्थान के जैसलमेर जिले में सुबह की हवा में एक खास ठंडक और नमी थी। उन घंटों में जब ओस अभी भी पत्तियों पर लिपटी हुई थी और जंगली मुर्गों की बांग खामोशी को चीर रही थी, दिल्ली के एक बस टर्मिनल के कोने में एक पुरानी फौजी जैकेट पहने एक बूढ़ा व्यक्ति बस का इंतजार कर रहा था। कभी उनके नाम के आगे जनरल, भारतीय थल सेना और सेनाध्यक्ष जैसे भारी भरकम पद लगे होते थे, लेकिन अब जो दिख रहा था वह सिर्फ एक आम बूढ़े व्यक्ति का चेहरा था जिसके बाल समय के साथ सफेद हो गए थे। उनके चेहरे की गहरी झुर्रियां उनके 75 साल के जीवन के सफर का नक्शा थीं, और जब वे दूर तक शून्य में देखते तो उनकी आंखों में समय की एक अप्रत्याशित गहराई छिपी होती थी। उनके हाथ में एक साधारण सा टिफिन था। आज सुबह सूरज उगने से भी पहले वे चावल पकाने और अपने पोते समीर के पसंदीदा मटन रोगन जोश को पूरे दिल से बनाने के लिए उठे थे। अपनी पत्नी की मृत्यु और फिर एक दुखद दुर्घटना में अपने इकलौते बेटे और बहू को खोने के बाद समीर ही उनके जीवन का आखिरी सहारा और एकमात्र रोशनी था। और उनका प्यारा पोता समीर अब 3 महीने से इस जंगली और अनजान राजस्थानी धरती पर देश की सेवा कर रहा था। सुबह 5:30 बजे जैसलमेर जाने वाली बस जल्द ही रवाना होने वाली थी। घोषणा की आवाज सुनकर बलवंत धीरे धीरे उठे। बस में चढ़ते समय उनके कदम बहुत धीमे हो गए थे। उनकी तुलना युवावस्था में क्रॉस कंट्री दौड़ के लिए प्रशिक्षित उनके मजबूत कदमों से नहीं की जा सकती थी, लेकिन हर कदम में वजन अब भी वैसा ही महसूस हो रहा था। खिड़की के पास बैठते ही शहर के परिचित दृश्य बाहर तेजी से गुजरने लगे। गगनचुंबी इमारतों के कंक्रीट के जंगल, अपार्टमेंट परिसर और काम पर जाने के लिए दौड़ते युवाओं का उत्साह। इस रोजमर्रा की शांति की रक्षा के लिए ही उन्होंने अपना पूरा जीवन सीमा रेखा के पीछे वर्दी में बिताया था, और अब उनका अपना खून समीर उसी रास्ते पर चल रहा था। बस ने दिल्ली छोड़ दी, राजस्थान के घुमावदार रास्तों में प्रवेश किया। खिड़की के बाहर का नजारा नाटकीय रूप से बदल गया। विशाल थार रेगिस्तान अंतहीन फैला हुआ था। सड़क के किनारे कभी कभी दिखने वाले सैन्य क्षेत्र के चेतावनी बोर्ड और गार्ड पोस्ट किसी को भी याद दिलाते थे कि यह किस तरह की जमीन है। बलवंत ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी पलकों के पीछे दशकों पुरानी यादें एक पैनोरमा की तरह घूम गईं। यादें जब वे एक युवा लेफ्टिनेंट थे, इसी तरह के एक गश्त के दौरान लू लगने से मरते मरते बचे थे। यादें जब वे एक कैप्टन थे, अपने एक जवान द्वारा की गई गलती से हुई फायरिंग की घटना के कारण रात भर उनका दिल जोर जोर से धड़कता रहा था। वह दिन जब उन्होंने पहली बार एक बटालियन कमांडर के रूप में कमान की छड़ी संभाली थी और महसूस किया था कि यह जिम्मेदारी कितनी भारी है। और अंत में वह समय जब उनके कंधों पर सितारे लगे थे, एक कोर कमांडर बनकर जो इस पूरे क्षेत्र का नेतृत्व करते थे। यह वह भूमि थी जहां उनकी जवानी और वयस्कता एक हो गई थी। वे इस जमीन की हर घाटी और पहाड़ी को अपनी हथेली की रेखाओं की तरह जानते थे। इस धरती की रक्षा के लिए शहीद हुए साथी सैनिकों के चेहरे मानो हवा की सरसराहट में फुसफुसा रहे थे। दादाजी, एक सैनिक बनना कैसा लगता है? समीर ने अनिवार्य सैन्य सेवा के लिए जाने से ठीक पहले पूछा था। वह लड़का बचपन से ही अपने दादा के बहुत करीब था। वह बच्चा जो अपने दादा की पुरानी वर्दी और पुरानी बेरेट टोपी पहनने की कोशिश करना पसंद करता था और कहता था, मैं दादाजी की तरह एक महान सैनिक बनना चाहता हूं। उस समय बलवंत ने समीर के सिर पर हाथ फेरा और कहा, एक सैनिक बनने का मतलब है मैं शब्द से पहले हम शब्द रखना सीखना, न केवल अपने जीवन का बोझ अपने कंधों पर उठाना सीखना, बल्कि उन लोगों के जीवन का भी जिन्हें तुम सुरक्षा देते हो। यह एक कठिन, अकेला और कभी कभी अन्यायपूर्ण रास्ता हो सकता है, लेकिन जब तुम इस बोझ को उठाने में सफल हो जाओगे तभी तुम एक सच्चे आदमी बनोगे। भले ही उन्होंने ऐसा कहा,
लेकिन जब उन्होंने अपने उस दुबले पतले पोते की पीठ को प्रशिक्षण केंद्र के गेट पर गायब होते देखा तो उनका दिल कट सा गया। क्या वह बच्चा जिसे उन्होंने इतने प्यार और दुलार से पाला था और जिसे दुनिया की कठोरता का पता नहीं था, क्या वह कठोर सैन्य वातावरण में टिक पाएगा? हर रात सोने से पहले वे हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके प्रार्थना करते थे, समीर की सुरक्षा और दृढ़ता के लिए। घंटों की यात्रा के बाद बस आखिरकार जैसलमेर नाम के एक छोटे से टर्मिनल पर रुकी। यहाँ की हवा दिल्ली की हवा से बिल्कुल अलग थी, ठंडी और साफ, फेफड़ों तक समा जाती थी। बलवंत बस से उतरे और एक ऑटो रिक्शा स्टैंड की ओर चले। कहाँ जाना है साहब? 13वीं बटालियन, द ग्रेनेडियर्स। शेर ए रेगिस्तान के मुख्य द्वार पर ऑटो वाले ने बूढ़े व्यक्ति के पहनावे और उनके गंतव्य को बारी बारी से देखा। उसका चेहरा मानो कह रहा हो, जरूर अपने बेटे या पोते से मिलने जा रहे हैं। वाह, इतनी दूर से आए हैं, आपका पोता तो बहुत खुश होगा। शेर ए रेगिस्तान बटालियन अपने कठोर प्रशिक्षण के लिए जानी जाती है। बेचारा, वह जरूर बहुत थक गया होगा। ऑटो एक सुनसान ग्रामीण सड़क पर आगे बढ़ा और गहराई में रेगिस्तान में प्रवेश कर गया। सड़क के दोनों ओर के खेत कटाई के बाद सूखे दिख रहे थे और दूर पहाड़ियों की कतारें एक प्राकृतिक किले की तरह भव्य लग रही थीं। आखिरकार दूर से एक भव्य मुख्यालय का गेट दिखाई दिया, जिस पर एक रौबदार लेकिन जोशीला नारा लिखा था, वीर भोग्या वसुंधरा, 13वीं बटालियन, द ग्रेनेडियर्स, शेर ए रेगिस्तान। यह वह जगह थी जहां बलवंत ने कभी कमांडिंग ऑफिसर के रूप में काम किया था। यह उनके लिए घर जैसा महसूस हुआ। लेकिन दशकों बाद अब वे सिर्फ एक आम नागरिक थे जो वर्दी में अपने पोते से मिलने आए थे। ऑटो से उतरने के बाद बलवंत धीरे धीरे गार्ड पोस्ट की ओर चले। उनका दिल धीरे धीरे धड़क रहा था, न केवल अपने पोते से मिलने के उत्साह के कारण, बल्कि उस घर में एक मेहमान के रूप में आने की अजीब भावना के कारण भी, जिसे उन्होंने कभी बनाया था। उन युवा अधिकारियों का सामना करते समय मिश्रित भावनाएं थीं जो अब उस घर की रखवाली कर रहे थे। गार्ड पोस्ट के बैरियर के बगल में संतरी सैनिक स्टील हेलमेट पहने और राइफलें ताने हुए सतर्क मुद्रा में खड़े थे, और उनके सामने एक युवा अधिकारी अपनी इस्त्री की हुई वर्दी में सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। एक नजर में ही साफ था कि वह एक नया पास आउट लेफ्टिनेंट था, सख्त और युवा ऊर्जा से भरा हुआ। उसके नेम प्लेट पर सिद्धार्थ शर्मा लिखा हुआ था। जैसे ही बलवंत पास पहुंचे, लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ शर्मा ने उन्हें ऊपर से नीचे तक तीखी नजरों से देखा। उस नजर में स्वागत या सम्मान से ज्यादा सतर्कता और झुंझलाहट भरी हुई थी। क्या काम है? उसकी आवाज युवा थी, लेकिन लहजा जानबूझकर धीमा किया गया था, मानो अधिकार दिखाने के लिए। नमस्ते साहब, मैं सिपाही समीर सिंह चौहान से मिलने आया हूं, जो हेडक्वार्टर कंपनी के हैं, बलवंत ने यथासंभव विनम्रता से कहा। लेकिन लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने अपनी घड़ी पर एक नजर डाली और सख्ती से जवाब दिया, अभी मिलने का समय नहीं है, और आज बटालियन के आंतरिक मामलों के कारण सभी सैनिकों के लिए मिलने जुलने, छुट्टी और बाहर जाने की सभी गतिविधियां रद्द कर दी गई हैं। ओह, ऐसा है क्या? क्या मैं जान सकता हूं कि मिलने की अनुमति कब तक फिर से दी जाएगी? मैं सुबह से दिल्ली से इतनी दूर से आया हूं, आज के लिए नहीं हो सकता, कृपया वापस जाएं। लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ का जवाब दृढ़ था, मानो एक मशीन जो बिना किसी भावना या लचीलेपन के प्रोग्राम किए गए आउटपुट का उत्पादन कर रही हो। उसकी नजरें बलवंत को पार कर मुख्यालय के अंदर की ओर थीं। उसका रवैया साफ दिखा रहा था कि कोई महत्वपूर्ण काम उसका इंतजार कर रहा था, और यह बूढ़ा नागरिक सिर्फ एक बाधा था। बलवंत एक पल के लिए चुप हो गए। निश्चित रूप से वे किसी और से ज्यादा सैन्य संगठन की विशिष्टताओं को समझते थे। यदि कोई विशेष अभियान या अभ्यास होता तो मिलने पर प्रतिबंध लगाना एक सामान्य प्रक्रिया थी। हालांकि इस युवा अधिकारी का रवैया केवल नियमों की व्याख्या करना नहीं था, बल्कि इसमें एक ठंडी हवा थी जो अपने वार्ताकार को नीचा दिखा रही थी। इसमें दूर दूर से आए एक बूढ़े व्यक्ति के प्रति बुनियादी शिष्टाचार या सहानुभूति का कोई अंश नहीं था। क्या कोई विशेष अभ्यास चल रहा है? अगर मुझे स्थिति पता चल जाए तो शायद मेरे लिए इंतजार करना आसान होगा, बलवंत ने एक बार फिर शांति से पूछा। हालांकि लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ ने मुड़कर उन्हें तीखी नजरों से देखा। उसकी आंखों में
झुंझलाहट का भाव था। यह एक गोपनीय सैन्य जानकारी है जिसे आपको एक नागरिक के रूप में जानने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा, नियमों के अनुसार यह संभव नहीं है। कृपया हमारे काम में बाधा न डालें और वापस चले जाएं। नागरिक, वह शब्द बलवंत के कानों में चुभ गया। उनके लिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक सैनिक के रूप में समर्पित कर दिया था, एक युवा अधिकारी द्वारा फेंका गया यह शब्द, जो शायद अभी अभी लेफ्टिनेंट बना था, एक अजीब एहसास जगा गया। न निराशा, न ही गुस्सा, बस एक गहरी चिंता का भाव। इस युवा अधिकारी को अभी तक यह नहीं पता था कि सैन्य वर्दी का वजन कंधे पर लगे रैंक से नहीं, बल्कि जनता के सामने इसे पहनते समय के रवैये से आता है। बलवंत ने एक गहरी सांस ली और आखिरी बार कोशिश की। तो फिर, क्या मैं कंपनी कमांडर या ड्यूटी ऑफिसर से 1 मिनट बात कर सकता हूं? मैं अपने पोते के लिए जो खाना लाया हूं वह ठंडा हो जाएगा। मैं बस उसे यह देने के लिए कुछ देर मिलना चाहता हूं। नहीं हो सकता। लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ ने बलवंत की बात काट दी। मैंने एक प्लाटून कमांडर के रूप में फैसला किया है कि यह नहीं हो सकता। इस समय बटालियन के सभी कर्मी जीओसी साहब के निरीक्षण की तैयारी के लिए हाई अलर्ट पर हैं। मैं सिर्फ एक सिपाही के लिए बटालियन का अनुशासन नहीं तोड़ सकता। श्रीमान, सेना उतनी नरम जगह नहीं है जितना आप सोचते हैं। अब कृपया यहां से जाएं। उसके शब्द बलवंत के सीने में तीखे तीर की तरह चुभे। उतनी नरम जगह नहीं। ऐसा लगा जैसे सेना की जिस छव्य को उन्होंने जीवन भर बनाया और बनाए रखा था, उसे आज एक अधिकारी ने नीचा दिखा दिया जिसने अभी अभी अपना करियर शुरू किया था। रेगिस्तान की सुनसान हवा चली जिससे उनकी पुरानी जैकेट का कोना हिल गया। बलवंत ने और कुछ नहीं कहा। लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ हाथ बांधे खड़ा रहा, एक लड़ाई जीते हुए जनरल की तरह घमंडी, जबकि उसके पीछे के संतरी सैनिक अपनी ट्रेनिंग के अनुसार बिना हिले डुले सामने देखते रहे। मुख्यालय का कसकर बंद गेट एक मजबूत किले की तरह लग रहा था। उसके सामने अपने पोते के लिए टिफिन लिए एक बूढ़ा दादा एक विशाल दीवार के सामने असहाय खड़ा था। उत्तर से बहने वाली हवा उस सीमा की बाढ़ से भी ज्यादा ठंडी और तीखी महसूस हुई जिसकी उन्होंने जीवन भर रक्षा की थी। बलवंत धीरे धीरे मुड़े, लेकिन वे गए नहीं। वे गेट से कुछ ही दूरी पर एक बस स्टॉप के बेंच पर बैठ गए और उस बंद गार्ड पोस्ट को खामोशी से देखने लगे। उनकी आंखों की नजर धीरे धीरे बदल गई। अब वह एक आम दादा की नजर नहीं थी, बल्कि एक बूढ़े बाघ की नजर थी जो गहरे चिंतन में डूबा हुआ था। सूरज अभी भी ऊंचा था, लेकिन राजस्थान में मानसून शायद सामान्य से पहले आ रहा था। लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ शर्मा ने उस बूढ़े आदमी की झुकी हुई पीठ को पोर्टल के पीछे दूर जाते हुए ठंडी नजरों से देखा। उसके दिमाग में सिर्फ 2 शब्द थे, काम खत्म। थोड़ी भी दया या पछतावा नहीं था। इसके बजाय नियमों और सिद्धांतों के अनुसार एक संभावित जोखिम को सफलतापूर्वक टालने की एक ठंडी संतुष्टि थी। भावनाओं पर भरोसा करके सिद्धांतों को तोड़ने का प्रयास ऐसा दुश्मन है जिससे सेना में सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। दया नामक वायरस वही है, जंग है, जो सबसे मजबूत स्टील की संरचना को भी नष्ट कर सकता है। सिद्धार्थ ने यही सीखा था और इसी पर उसका विश्वास था। वह मुड़ा और मुख्यालय के अंदर चला गया। उसके कदम सटीक दूरी के साथ स्थिर थे। उसकी पीठ बांस की तरह सीधी थी। गार्ड पोस्ट पर मौजूद संतरियों ने अनजाने में उसकी पीठ देखकर थूक निगला। लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ शर्मा, वह दैत्य जो भारतीय सैन्य अकादमी IMA से दूसरे नहीं बल्कि पहले स्थान पर स्नातक हुआ था। सैनिकों के बीच उसे टर्मिनेटर या अल्फागो का उपनाम दिया गया था, क्योंकि उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह सटीक था और उसका दिल बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी दुनिया केवल 2 भागों में बंटी थी, नियमों के अनुसार और नियमों का उल्लंघन, और उसका लक्ष्य केवल एक था, इस मजबूत शेर रेगिस्तान बटालियन में सबसे उत्तम अधिकारी बनना, सबसे तेज पदोन्नति का रिकॉर्ड बनाना और उस उच्चतम स्थान पर पहुंचना जहां सितारे चमकते हैं। इसके लिए अगले सोमवार को निर्धारित जीओसी साहब का निरीक्षण उसके सैन्य करियर की पहली बड़ी परीक्षा का द्वार था। जीओसी मेजर जनरल आलोक वर्मा, वे भी IMA से स्नातक एक महान हस्ती थे। वे अपने जमीनी अनुभव और अनुशासन तथा युद्ध की तैयारी को हर चीज से ऊपर रखने के लिए जाने जाते थे। उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए IMA से स्नातक में उन हस्ती थे। सिद्धार्थ ने पिछले 1 महीने से खुद को
और अपनी प्लाटून के जवानों को उनकी अधिकतम सीमा तक धकेल दिया था। वह उन्हें दिन में 4 घंटे से ज्यादा सोने नहीं देता था और यहां तक कि व्यक्तिगत आराम के समय में भी वह उन्हें हथियार साफ करने और उपकरण जांचने का आदेश देता था। लड़ाकू जूतों की चमक, वर्दी की तह, लॉकर की सफाई, यहां तक कि सैनिकों के बाल कटवाने तक कोई भी चीज मैनुअल से भटकनी नहीं चाहिए थी। साहब, प्लाटून कमांडर। प्लाटून के दूसरे इन कमांड ने बैरक के प्रवेश द्वार पर तनावपूर्ण चेहरे के साथ उसे सलाम किया। सिद्धार्थ ने एक संक्षिप्त सिर हिलाकर जवाब दिया और पूछा, बैरक की स्थिति? अभी अभी अंतिम जांच पूरी हुई है, एक भी धूल का कण नहीं है। मैंने खुद जांच की है। सिद्धार्थ बैरक के अंदर चला गया। उसकी प्लाटून के दर्जनों सदस्य एक साथ उठे और उसके स्वागत में सतर्क मुद्रा में खड़े हो गए। उसके आदेश के अनुसार बैरक के अंदर सब कुछ पूरी तरह से व्यवस्थित था। फर्श शीशे की तरह चमक रहा था और लॉकरों के अंदर लड़ाकू वर्दी और अंडरगारमेंट्स ऐसे बड़े करीने से मोड़े गए थे जैसे कि उन्हें किसी शासक से मापा गया हो। हालांकि सिद्धार्थ की बाज जैसी तेज नजरें कमजोरी तलाशती रहीं। वह एक सैनिक के लॉकर के सामने रुका। सिपाही समीर सिंह चौहान, वही सिपाही जिसका दादा आज सुबह आया था। बिना कुछ कहे सिद्धार्थ ने समीर का लॉकर खोला। उत्तम, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुआ और उसकी उंगली लॉकर के सबसे निचले हिस्से पर फिरी जहां लड़ाकू जूते रखे थे। उसकी उंगली की नोक पर एक महीन धूल का कण लगा। पूरी बैरक में एक ठंडी खामोशी छा गई। सिपाही समीर सिंह चौहान, साहब, समीर ने पूरी ताकत से चिल्लाया। सिद्धार्थ ने वह धूल समीर की नाक के सामने दिखाई और धीमी लेकिन बर्फीली आवाज में कहा, यह क्या है? साहब, माफ कीजिए साहब, क्या तुम्हें लगता है कि जीओसी साहब तुम्हारे जूतों के नीचे तक जांच करेंगे? नहीं, लेकिन यह एक छोटा सा धूल का कण तुम्हारी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। यह सोच कि अरे इतना ही काफी है, यह सोच कि वैसे भी कोई नहीं देखेगा, यही एक छोटा सा छेद है जो पूरे किले को ढा सकता है। समझे? साहब, समझ गया। पूरी प्लाटून, अपने लड़ाकू जूते फिर से साफ करो। 30 मिनट का समय है। जब मैं वापस आऊंगा और इससे भी खराब जूते मिलेंगे तो सब मैदान में इकट्ठा होंगे। कार्यवाही करो, कार्यवाही करो। फासल की, वक्त पर बकता। सैनिक एक साथ हिले। उन्हें देखते हुए सिद्धार्थ फिर से समीर की ओर मुड़ा। दादा का दौरा। उसने मन ही मन उपहास किया। इतनी कमजोर मानसिक स्थिति वाले सैनिक के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पारिवारिक मनोरंजन की नहीं बल्कि फौलादी अनुशासन की थी। उसने अपने कृत्य को यह कहकर तर्कसंगत बनाया कि उस बूढ़े आदमी को घर भेजकर अंततः यह सिपाही समीर के भले के लिए ही था। वह बैरक छोड़कर प्लाटून कार्यालय की ओर चला गया। उसकी मेज पर जीओसी निरीक्षण की तैयारी योजना के दस्तावेजों का एक ढेर लगा हुआ था। उसने फाइलों को पलटा, महत्वपूर्ण बिंदुओं की फिर से जांच की। प्रस्तुति की सामग्री, पूर्वानुमान, प्रश्न और उत्तर, यहां तक कि प्रत्येक प्लाटून सदस्य का व्यक्तिगत डेटा और विशेष नोट्स, सब कुछ उसके दिमाग में पूरी तरह से दर्ज था। उसे विश्वास था कि वह सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। जब तक बाहर से कोई व्यवधान या अप्रत्याशित चर नहीं होता, उसकी योजना पूरी तरह से सफल होगी। श्रीमान, सेना उतनी नरम जगह नहीं है जितना आप सोचते हैं। उस बूढ़े आदमी से कहे उसके शब्द फिर से गूंजे। सच है, सेना ऐसी ही है, एक ऐसी जगह जहां भावुकता या व्यक्तिगत भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। एक विशाल किला जहां केवल आदेश, अनुशासन और कर्तव्य है, और वह इस किले की रक्षा करने वाला सबसे सक्षम प्रहरी था। अचानक उस बूढ़े आदमी की आंखों की नजर उसके दिमाग में कौंध गई। न गुस्से की, न बदले की और न ही हार मानने की। उसकी नजर एक झील की तरह थी जिसकी गहराई अप्रत्याशित थी, शांत, लेकिन मानो सब कुछ समाये हुए हो। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया, बेकार के विचारों को झटक दिया। शायद थकान के कारण उसने फिर से अपनी नजर मेज पर रखे दस्तावेजों पर केंद्रित की। उस बूढ़े आदमी का अस्तित्व, जो शायद अभी भी गेट के बाहर उसका इंतजार कर रहा था, उसकी ध्यान सूची से पूरी तरह से मिटा दिया गया था। उसे नहीं पता था कि जिस किले के गेट को उसने इतनी कसकर बंद कर दिया था, उसकी एक छोटी सी दरार से एक अकल्पनीय विशाल लहर अंदर घुस रही थी। लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ शर्मा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले तूफान का केंद्र वह जर्जर बूढ़ा आदमी था जिसे उसने अभी अभी भगाया था।
उसे केवल यह विश्वास था कि उसका शेर ए रेगिस्तान का किला अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। राजस्थान के भीतरी इलाकों की विशिष्ट नम और गर्म हवा बस स्टॉप की सीमेंट की बेंच पर बैठे बलवंत की हड्डियों तक समा रही थी। जैकेट की जेब में डाले हुए उसके हाथ अकड़ने लगे थे और रोगन जोश की गर्माहट, जिसका आनंद उसके पोते को उठाना चाहिए था, अब केवल टिफिन के माध्यम से हल्की हल्की बची थी। वह मुख्यालय के कसकर बंद गेट को देखता रहा, लेकिन उसकी नजर गार्ड पोस्ट या लोहे के गेट पर नहीं थी। उसकी आंखों में एक अदृश्य दृश्य फैला हुआ था जो दशकों के समय से ढका हुआ था। कितने ही युवा इस किताब एक के आक डी का अभल गेट से अंदर बाहर हुए होंगे। भोले भाले चेहरों के साथ अंदर आए, धूप से झुलसे काले चेहरों के साथ छुट्टी पर घर गए और अंत में सेवानिवृत्ति के निशान के साथ इस गेट को छोड़ दिया। उनमें से कुछ अपने माता पिता की बाहों में सुरक्षित लौट आए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो दुखद रूप से आकाश में तारे बनकर लौट आए। बलवंत ने एक एक करके उनके चेहरों को याद किया। एक कमांडर के लिए उसके जवानों के नाम केवल एक कोड नहीं होते, बल्कि उनके माता पिता द्वारा अपनी पूरी आत्मा और शरीर से पाले गए जीवन का वजन होते हैं। उसे लगभग 30 साल पहले का समय याद आया, जब वह एक बटालियन का कमांडर था। उस समय भी एक युवा लेफ्टिनेंट था जो जोश से भरा था और प्रक्रियाओं को बहुत महत्व देता था, ठीक वैसे ही जैसे आज वह लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ से मिला था। उस लेफ्टिनेंट ने जंगल में जीवित रहने के प्रशिक्षण में अपने जवानों को बहुत ज्यादा धकेला था। उसने निर्धारित दूरी से ज्यादा लंबी गश्त तय की थी और एक उत्तम परिणाम रिपोर्ट बनाने के लिए आराम का समय कम कर दिया था। परिणाम स्वरूप एक थका हुआ सिपाही फिसल गया और उसकी टखने की हड्डी टूट गई। उस समय बलवंत ने उस लेफ्टिनेंट को सजा देने के लिए नहीं बुलाया। इसके बजाय वह गर्म पानी में भिगोया हुआ एक तौलिया लाया और उस लेफ्टिनेंट के ठंडे हाथों को गर्म करते हुए धीरे से कहा, लेफ्टिनेंट, क्या तुमने कभी नियमों की किताब का पहला पन्ना पढ़ा है जिसमें कहा गया है कि एक सैनिक के जीवन की रक्षा करना एक सैनिक का मुख्य कर्तव्य है? साहब, पढ़ा है, लेकिन नियमों की किताब में एक सैनिक के आंसुओं का तापमान या उनके माता पिता की चिंता से ठंडे पड़े उनके मन की भावनाओं का उल्लेख नहीं है। एक कमांडर को उन चीजों को भी पढ़ पाना चाहिए जो नियमों की किताब में नहीं लिखी हैं। नियम नामक तलवार जिसे तुम चला रहे हो, उसे उन सैनिकों पर नहीं चलाना चाहिए जिनकी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। वह तलवार केवल तभी तेज होगी जब उसे दुश्मन की ओर निर्देशित किया जाएगा। वह युवा लेफ्टिनेंट आंसू बहाने लगा था। बाद में वह एक महान कमांडर बना जिसे उसके सैनिक बहुत प्यार और सम्मान देते थे। बलवंत को लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ का कठोर चेहरा उस युवा लेफ्टिनेंट के चेहरे के साथ ओवरलैप होता हुआ दिखाई दिया। यह युवा भी, अगर कोई उसे सही शिक्षा दे, तो एक अच्छा सैनिक बनने की क्षमता रखता है। मजबूत स्टील को अगर सही तरीके से गढ़ा जाए तो वह एक विरासत की तलवार बन जाएगा। अगर उसे गलत तरीके से गढ़ा जाए तो वह केवल बेकार लोहे के टुकड़ों में बदल जाएगा। शिक्षा, यह शब्द बलवंत के मन में बस गया। अपने पोते से न मिल पाने और उसे खाना न दे पाने की निराशा बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब जो उसके दिल में भरा था, एक सैन से जमाब, एक सैन से कुलाकार, वह सेना में एक वरिष्ठ और जीवन में एक वरिष्ठ के रूप में उस भटके हुए युवा अधिकारी के रास्ते को सीधा करने की जिम्मेदारी का एहसास था। इस तरह की नेतृत्व शैली जवानों का दिल नहीं जीतेगी। एक कमांडर के नेतृत्व वाली सेना जो अपने सैनिकों का दिल नहीं जीतती, वह आपातकालीन स्थिति में रेत के महल की तरह ढह जाएगी और वह अंततः देश की रक्षा में एक दरार बन जाएगी। उसके पोते का दौरा अब कोई व्यक्तिगत मामला नहीं रह गया था। उसे एक और याद आई, जब वह एक जीओसी के रूप में सेवारत था। एक प्रशिक्षण के दौरान दुर्घटना में शहीद हुए एक सैनिक के अंतिम संस्कार समारोह में शोक संतप्त परिवार अविश्वास और सेना के प्रति आक्रोश से भरा हुआ था। स्टाफ अधिकारियों ने प्रक्रिया और नियमों का हवाला देते हुए परिवार को पहुंचने से रोकने की कोशिश की। उस समय उसने सभी रिपोर्टें रोक दी, अपनी 3 सुनहरे सितारों वाली टोपी उतारी और उसे अपने एडीसी को दे दी। फिर बलवंत सिंह चौहान के रूप में बिना किसी पद के एक पापी की भावना के साथ उसने उस फूट फूट कर रो रही मां का हाथ पकड़ा और रात भर उसके साथ रोया। सेना अनुशासन से चलती है, लेकिन इंसान का दिल ईमानदारी से चलता है। इस तथ्य को उसने अपने जीवन भर का विश्वास बना लिया था और अंत में
उसकी याददाश्त एक व्यक्ति पर टिकी, जीओसी, जो अब शेर ए रेगिस्तान बटालियन के लिए जिम्मेदार था, मेजर जनरल आलोक वर्मा। जब बलवंत जीओसी था तो वर्मा एक जोशीले बटालियन कमांडर थे। उनकी क्षमता असाधारण थी, लेकिन उनकी आग जैसी और समझौता न करने वाली प्रकृति ने उनके कई दुश्मन बना दिए थे। हालांकि बलवंत उनकी उस उग्र प्रकृति के पीछे देश और अपने जवानों के प्रति शुद्ध भावना और निष्ठा को देख सका था। बलवंत ने उसे व्यक्तिगत रूप से बुलाया और कहा, मेजर वर्मा, तुम एक अच्छी तरह से धार दी हुई तलवार की तरह हो, लेकिन बिना म्यान की तलवार खुद को और आसपास के लोगों को घायल कर देगी। एक ऐसा कमांडर बनो जो अपने गर्म दिल का इस्तेमाल अपने सैनिकों को गर्म करने के लिए करे, न कि उन्हें सुबह की ओस की तरह जमाने के लिए। यही मेरा तुम्हारे लिए एकमात्र आदेश है। उस दिन से वर्मा में काफी बदलाव आया। उनका नेतृत्व ताकत और कोमलता का मिश्रण बन गया और अंततः वे एक ऐसे जीओसी के पद पर पहुंचे जिनका हर कोई सम्मान करता था। बलवंत धीरे धीरे उठा। उसका शरीर ठंडा और अकड़ा हुआ था, लेकिन उसके दिल में एक दृढ़ निर्णय बन चुका था। उसने अपनी जैकेट की भीतरी जेब से एक पुराना फोल्डेबल मोबाइल फोन निकाला। वह फोन उसके दिवंगत बेटे द्वारा खरीदा गया। आखिरी यादगार था, क्योंकि वह स्मार्टफोन का आदी नहीं था। उसकी संपर्क सूची में केवल 20 नंबर सहेजे गए थे। अपनी अकड़ी हुई उंगलियों से उसने धीरे धीरे बटन दबाए। उसने एक नाम पाया, मेरा छोटा भाई वर्मा। उसका अंगूठा कॉल बटन पर एक पल के लिए रुका। वह किसी और से बेहतर जानता था कि इस एक फोन कॉल का क्या प्रभाव होगा। यह एक युवा अधिकारी के सैन्य करियर में एक बड़ा तूफान बन सकता है, लेकिन कभी कभी विकास के लिए एक शक्तिशाली तूफान एक झूठी शांति से ज्यादा जरूरी होता है। आशा है कि तुम इस शिक्षा का भार सहन करने के लिए एक पर्याप्त मजबूत पात्र हो। उसने मन ही मन फुसफुसाया, फिर दृढ़ता से कॉल बटन दबाया। टूट टूट रिंगटोन ने जैसलमेर की ठंडी हवा को चीर दिया और उस पार शेर ए रेगिस्तान किले के दिल की ओर तेजी से बढ़ी। गेट के सामने लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ शर्मा को अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि उसके भाग्य को हिला देने वाली फोन की घंटी अभी बजनी शुरू ही हुई थी। उसी समय 777 बटालियन से दर्जनों किलोमीटर दूर संभागीय मुख्यालय में जीओसी के कमरे में माहौल तनाव से भरा था। एक विशाल ऑपरेशनल नक्शे के सामने मेजर जनरल वर्मा अपनी तेज आंखों से अपने स्टाफ अधिकारियों को डांट रहे थे। तो 777 बटालियन के लिए तोपखाने की सहायता योजना अभी भी तैयार नहीं है। निरीक्षण अगले हफ्ते है, लेकिन बुनियादी समन्वय भी अभी तक नहीं हुआ है। क्या यह समझ में आता है? साहब, माफ कीजिए जनरल, हम इसे तुरंत ठीक कर देंगे। कर्नल रैंक के ऑपरेशंस अधिकारी के माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था। जीओसी वर्मा को एक बुद्धिमान नेता के रूप में जाना जाता था, लेकिन काम के मामले में वह एक ऐसे बाघ थे जो थोड़ी सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते थे, खासकर अगर उनके लक्ष्य उत्तम युद्ध तैयारी में कोई कमी हो। बैठक सुबह से चल रही थी और उनकी तीखी आलोचनाओं की बौछार के नीचे किसी ने भी राहत की सांस लेने की हिम्मत नहीं की। तभी एक तेज कंपन ने बैठक के प्रवाह को तोड़ दिया। जीओसी की मेज पर रखा फोन, जो केवल बहुत ही व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आधिकारिक बैठकों के दौरान व्यक्तिगत कॉल न लेना उनका सिद्धांत था। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ी और बिना किसी रुचि के फोन की स्क्रीन पर नजर डाली, और अगले ही पल मेजर जनरल वर्मा का चेहरा जम गया। स्क्रीन पर छपे 6 शब्द, जनरल सेवानिवृत्त बलवंत सिंह चौहान। यह सिर्फ एक नाम नहीं था। वर्मा के लिए जनरल बलवंत एक गुरु थे जिन्होंने उन्हें सैन्य पथ पर मार्गदर्शन दिया था। एक सहारा जिसने उन्हें हर बार लड़खड़ाने पर संभाला था, और कभी कभी एक ऐसी शख्सियत जिसका वह अपने पिता से भी ज्यादा सम्मान करते थे। जब से जनरल सेवानिवृत्त हुए थे, उन्होंने साल में 1 या 2 बार ही हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। उनका पहले फोन करना उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पहली घटना थी। क्या कुछ हो गया? उनका दिल डूब सा गया। बैठक कुछ देर के लिए स्थगित की जाती है। उन्होंने फोन उठाते हुए घबराकर चिल्लाया। उनकी आवाज अनजाने में 1 सप्तक ऊंची हो गई थी और उनकी सीधी पीठ अचानक थोड़ी झुक गई थी। बैठक कक्ष में सभी स्टाफ अधिकारी भौंचक्के रह गए। वे एक ऐसा दृश्य देख रहे थे जिसमें बाघ जैसा उग्र जीओसी सिर्फ एक फोन
कॉल से एक विनम्र मेमने में बदल गया था। साहब, जनरल, सुप्रभात। आप कैसे हैं? इस समय क्या बात है? दूसरी तरफ से एक शांत और गहरी आवाज आई जो समय की गहराई को दर्शाती थी। वर्मा, क्या तुम व्यस्त हो? मैं अभी तुम्हारे मुख्यालय के गेट के सामने हूं। साहब, गेट के सामने? कौन से मुख्यालय के गेट पर? जनरल। वर्मा को एक पल के लिए अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। यहां 777 बटालियन, जहां तुम कभी कमांडर हुआ करते थे। मैं चुपके से अपने पोते से मिलने आया था जो यहां तैनात है, लेकिन लगता है कि अब सैन्य अनुशासन बहुत बढ़िया हो गया है। एक युवा लेफ्टिनेंट ने मुझे अंदर जाने से मना कर दिया क्योंकि जीओसी के निरीक्षण की तैयारी चलने वाला रही है। बहुत बढ़िया सैनिक, अपने सिद्धांतों पर दृढ़। वर्मा की दुनिया सफेद हो गई। जनरल बलवंत, सेना में उनके गुरु और पिता समान, अब उनके अधीन एक बटालियन के गेट के सामने थे। एक लेफ्टिनेंट द्वारा अंदर जाने से रोक दिए गए थे और बाहर ठंड में इंतजार कर रहे थे। यद्यपि उनका लहजा तारीफ भरा था, वह अच्छी तरह जानते थे कि उसके पीछे एक गहरी निराशा और एक ठंडी शिक्षा छिपी थी। सिद्धांतों पर दृढ़ कहना एक फटकार थी कि उनके जवानों ने वह सबसे बड़ी गलती की थी जिसे उन्होंने सबसे ज्यादा मना किया था। इंसान से ऊपर नियमों को रखना। उनका खून खौलने लगा। उनका चेहरा पीला पड़ गया, फिर शर्म और गुस्से से लाल हो गया। जनरल, आपका क्या मतलब है? जनरल, मैं तुरंत। रहने दो, मैं अब एक नागरिक हूं, इसलिए मुझे नियमों का पालन करना होगा। तुम्हें भी परेशान कर रहा हूं। मैं बस घर जाने से पहले तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था। अगले हफ्ते के निरीक्षण की अच्छी तैयारी करो। वह तुम्हारी बटालियन है। मुझे तुम पर भरोसा है। टूट। फोन कट गया। वर्मा एक पल के लिए चुपचाप खड़े रहे, अभी भी फोन पकड़े हुए और शून्य में घूर रहे थे। वह तुम्हारी बटालियन है, मुझे तुम पर भरोसा है। यह आखिरी वाक्य उनके दिल को सबसे ज्यादा चुभा। उनके गुरु को उस शिष्य के मुख्यालय में बेरुखी से मना कर दिया गया जिस पर उन्हें भरोसा था। यह सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं थी, यह एक अपमान और एक विफलता थी जिसने उनके पूरे नेतृत्व दर्शन को नकार दिया था। आह! एक छोटी सी आह के साथ उन्होंने लगभग अपना फोन मेज पर पटक दिया। सभी स्टाफ अधिकारी अपनी सांस रोके हुए थे। तूफान से पहले की शांति। आखिरकार वर्मा ने अपना सिर उठाया। उनकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। चीफ ऑफ स्टाफ, साहब, जनरल, तुरंत मेरी गाड़ी तैयार करो। हेलीकॉप्टर या जो भी तेज हो। अभी निकलने पर कमांड वाहन तेज होगा। जनरल, ठीक है। 777 बटालियन, बटालियन कमांडर, डिप्टी कमांडर, सूबेदार मेजर, साथ ही हेडक्वार्टर, कंपनी के कमांडर और ऑपरेशन सेक्शन के अधिकारी, सभी को 5 मिनट के भीतर बटालियन के गेट के सामने इकट्ठा होने का आदेश दो। अगर एक भी व्यक्ति देर से आया तो समझ लेना कि उसका सैन्य करियर उसी दिन खत्म हो गया। उनकी आवाज एक दहाड़ की तरह गूंजी जिसने पूरे संभागीय मुख्यालय को हिला दिया। उन्होंने सांस लेने के लिए एक पल रुककर फिर सबसे महत्वपूर्ण आदेश दिया। 777 बटालियन की हेडक्वार्टर कंपनी से लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ शर्मा का व्यक्तिगत डेटा निकालो। उसे अभी मेरी गाड़ी में भेजो और उसे तुरंत गेट पर आने के लिए कहो। मैं उसका चेहरा सीधे तौर पर देखना चाहता हूं। जीओसी के कमरे का दरवाजा खुला और वर्मा एक तूफान की तरह गलियारे से गुजरे। उनके रास्ते में आने वाले हर सैनिक ने मुस्तैदी से सलाम किया। पूरा संभागीय मुख्यालय अब एक छेड़े हुए मधुमक्खी के छत्ते की तरह भिन भिनाने लगा था। संचार रेडियो से घबराई हुई आवाजें सुनाई दे रही थीं और फोन की घंटियां लगातार बज रही थीं। जीओसी 777 बटालियन जा रहे हैं। जो संभागीय मुख्यालय पहले एक पहाड़ की तरह शांत था, अब एक पुराने फोल्डेबल फोन से आए एक कॉल से अपनी जड़ों तक हिल गया था। वह विशाल कंपन की लहर अब एक भयानक गति से एक अनजान युवा लेफ्टिनेंट की ओर बढ़ रही थी जो अपने किले के अंदर अपनी संतुष्टि में डूबा हुआ था। लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ शर्मा प्लाटून कार्यालय में अपनी मेज पर बैठा था। निरीक्षण प्रस्तुति की सामग्री को देखकर संतुष्ट था जिसे उसने अभी अभी संशोधित किया था। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा था। सैनिकों का अनुशासन अपने चरम पर था। उपकरणों की स्थिति उत्तम थी और प्रशासनिक रूप से कोई कमी नहीं थी। गेट पर हुई छोटी सी घटना को तो उसने अपने सैद्धांतिक पक्ष को दिखाने का एक अच्छा अवसर माना। तभी उसकी मेज पर रखा फोन पागलों की तरह बजने लगा। कंपनी कमांडर का सीधा नंबर। साहब, लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ,
शर्मा, सिद्धार्थ, तुमने अभी गेट पर क्या किया? दूसरी तरफ से कंपनी कमांडर की आवाज में सामान्य शांति बिल्कुल नहीं थी। यह एक घबराई हुई और तीखी चीख की तरह थी। साहब, क्या हुआ? साहब, गेट पर एक आगंतुक था, लेकिन उसे प्रक्रिया के अनुसार संभाल लिया गया है। सिद्धार्थ अभी भी शांति से अपने कृत्य को संभालना बता रहा था। तुम्हारी घटिया प्रक्रिया हमारी कंपनी को बर्बाद कर सकती है, बेवकूफ। एक बूढ़े साहब आए थे, है ना? हाँ, जवाब दो। साहब, सही है। उनकी पहचान की जांच के बाद मैंने उन्हें मिलने पर रोक की नीति के बारे में बताया और उन्हें वापस जाने के लिए कहा। उन्हें वापस जाने के लिए कहा? पागल कहीं के! तुम्हें पता है कि वह अब कहां है? तुरंत गेट की ओर भागो, तुरंत! लेकिन कमांडर टूट। सिद्धार्थ के बात खत्म करने से पहले ही कंपनी कमांडर ने फोन काट दिया। सिद्धार्थ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। यह पहली बार था जब उसने कंपनी कमांडर को इतना घबराया हुआ देखा था। आखिर वह बूढ़ा आदमी था कौन? लेकिन यह एक वरिष्ठ अधिकारी का आदेश था। वह भ्रमित भावना के साथ अपनी कुर्सी से उठा। उस समय कार्यालय का फोन नहीं, बल्कि उसका व्यक्तिगत मोबाइल फोन जोर से कंपन करने लगा। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले नाम ने उसे लगभग अपनी कुर्सी से उछाल दिया। बटालियन कमांडर साहब, लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ शर्मा, इजाजत है फोन उठाने की। सिद्धार्थ, तुम पागल हो गए हो। तुम्हें पता है कि तुमने किसके साथ ऐसा किया? बटालियन कमांडर की आवाज अब गुस्से में नहीं, बल्कि लगभग निराशा की चीख जैसी थी। फोन के दूसरी तरफ से तेज हवा और जल्दबाजी में कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। साहब, कमांडर, अगर यह गेट पर हुई समस्या के कारण है। चुप रहो। तुम्हें पता है कि वह कौन थे? जीओसी मेजर जनरल वर्मा अब यहां आ रहे हैं और उन्होंने मेरा नाम लिया। तुम्हारा नाम, ठीक से कहूं तो तुम खत्म हो गए, कमीने। तुम अभी तक गेट की ओर भागे क्यों नहीं? हाँ? ऐसा लगा जैसे सिद्धार्थ का दिल फर्श पर गिर गया हो। जीओसी ने मेरा नाम लिया, उसका सिर खाली हो गया। उसकी उत्तम योजना, उसका उज्जवल भविष्य, सब कुछ एक पल में टुकड़ों में बिखरता हुआ सुनाई दिया। जर्जर दिखने वाला वह बूढ़ा आदमी टर्नियाता जीओसी से सीधा संबंध रखता था। जीओसी के पिता या कोई करीबी रिश्तेदार, जो भी हो, उसने एक ऐसी गलती कर दी थी जिसे सुधारा नहीं जा सकता था। साहब, तुरंत कार्यवाही करता हूं। सिद्धार्थ ने लगभग अपना फोन फेंक दिया और कार्यालय से बाहर भागा। गलियारा एक युद्ध के मैदान जैसा हो गया था। प्रशासनिक कार्यालय में सैनिक रेडियो पकड़े हुए डरे हुए लग रहे थे और अन्य प्लाटून के अधिकारी सभी घबराहट में अपने कार्यालयों से बाहर भाग रहे थे। जीओसी सीधे गेट पर आ रहे हैं। आखिर हुआ क्या है? अगले हफ्ते निरीक्षण है। कहते हैं लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ ने गेट पर कोई गड़बड़ कर दी। ये फुसफुसाहटें उसके कानों में चाकू की तरह चुभ रही थीं। वह बैरक से बाहर भागा और एक पागल की तरह गेट की ओर दौड़ा। भागते समय उसका सिर हजारों विचारों से भरा हुआ था जो एक दूसरे से टकरा रहे थे। उस बूढ़े आदमी का चेहरा याद आया, उसकी गहरी शांत आंखें जिनमें न गुस्सा था न बदला। अब उसे धीरे धीरे उस नजर का मतलब समझ में आने लगा था। वह दया की नजर नहीं थी, वह एक विशाल पर्वत की नजर थी जो अपने पैरों पर पड़े एक छोटे से कंकड़ को देख रहा था। दूर से गेट दिखाई दिया। एक अविश्वसनीय दृश्य उसके सामने फैला हुआ था। कंपनी कमांडर की कमांड जीप, बटालियन कमांडर की जीप, यहां तक कि रेजिमेंटल कमांडर की काली सेडान भी पहुंच चुकी थी। कंपनी कमांडर, बटालियन कमांडर और रेजिमेंटल कमांडर, जिन्हें वह अब तक आसमान की तरह ऊंचा मानता था, सभी चिंता में अपनी बैरेट ठीक कर रहे थे। वे सभी एक ही दिशा में देख रहे थे, मुख्यालय के बाहर सड़क के अंत की ओर, तनाव में। जब सिद्धार्थ हांफता हुआ उनके बगल में पहुंचा तो सभी की नजरें उसी पर टिक गईं। रेजिमेंटल कमांडर की आंखें जल रही थीं और बटालियन कमांडर ने उसे ऐसे देखा मानो उसे जिंदा निगल जाना चाहता हो। कंपनी कमांडर केवल रोने जैसे चेहरे के साथ अपना सिर हिला सका। सिद्धार्थ, तुम यह। कंपनी कमांडर अपने शब्द पूरे नहीं कर सका। उसी समय दूर सड़क के मोड़ से कई काले रंग के कमांड वाहन धूल का एक बादल उड़ाते हुए दिखाई दिए। सबसे आगे वाले वाहन के खंभे पर 2 सितारों वाला पताका झंडा जीओसी का प्रतीक स्पष्ट रूप से लहरा रहा था। नजदीक आता तूफान। सिद्धार्थ को अब एहसास हुआ कि वह तूफान के केंद्र में खड़ा है। उसके पैर कांपने लगे। नियम नामक किला, जिसे वह अपना विश्वास मानता था,
अब नजदीक आती विशाल लहर के सामने रेत के महल से ज्यादा कुछ नहीं था। वह तूफान जो न जाने कहां से आया था अब आंखों के सामने था, सब कुछ निगल जाने के लिए तैयार। तोड़ रहे में कानों को बहरा कर देने वाली इंजन की गड़गड़ाहट के साथ जीओसी का कमांड वाहन अचानक गेट के सामने रुका। उसके पीछे स्टाफ अधिकारियों के वाहन एक साथ रुके। धूल के शांत होने से पहले ही कमांड वाहन का पिछला दरवाजा खुला। जमीन पर पहला कदम एक पूरी तरह से चमचमाते लड़ाकू जूते का पड़ा जिस पर धूल का एक कण भी नहीं था। फिर मेजर जनरल वर्मा एक बाघ की तरह गाड़ी से उतरे। उनका चेहरा गुस्से से कठोर था। उनकी ठंडी नजरें रेजिमेंटल कमांडर, बटालियन कमांडर और कंपनी कमांडरों पर पड़ी। जिन अधिकारियों पर उनकी नजर पड़ी वे ऐसे चौंक गए मानो उन्हें चाकू से काट दिया गया हो, और उन्होंने अपना सिर झुका लिया। आखिरकार उनकी नजर सबसे अंत में खड़े लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ शर्मा पर रुकी, जो हवा में पत्ते की तरह कांप रहा था। उस समय सिद्धार्थ सांस नहीं ले पा रहा था। एक इतनी शक्तिशाली आभा से दबा हुआ महसूस कर रहा था मानो वह उसके पूरे शरीर को भेद रही हो। उसने तो यह भी सोचा कि उसी समय वहीं मर जाना बेहतर होगा। साहब, इन्फेंट्री रेजिमेंटल कमांडर कर्नल हरमन जीओसी साहब को रिपोर्ट करते हुए जैसे ही रेजिमेंटल कमांडर जोरदार आवाज में सलामी देने के लिए आगे बढ़ा, बस मेजर जनरल वर्मा ने उसे एक हाथ के इशारे से रोक दिया। बिना उसकी ओर देखे वह उन कमांडरों की कतार से गुजर गए मानो वे अदृश्य भूत हों। उनके कदम बिना किसी हिचकिचाहट के गार्ड पोस्ट के बैरियर को पार कर गए और मुख्यालय के बाहर की ओर मुड़ गए। सभी की नजरें उनके कदमों का पीछा कर रही थीं। रेजिमेंटल कमांडर, बटालियन कमांडर और लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ भी। जीओसी सीधे उस बूढ़े दादा की ओर चले जो एक पुरानी फौजी जैकेट पहने हुए बस स्टॉप की बेंच से उठने की मशक्कत कर रहा था। क्यों? सिद्धार्थ समझ नहीं पा रहा था। अगर वह जीओसी का रिश्तेदार है तो उसका पहनावा इतना जर्जर कैसे हो सकता है? लेकिन जीओसी रेजिमेंट के सभी शीर्ष कमांडरों को नजरअंदाज करके सीधे उस दादा के पास क्यों जा रहे हैं? आखिरकार जीओसी के कदम उस बूढ़े दादा के सामने रुक गए। एक घुटन भरी खामोशी छा गई। केवल राजस्थानी हवा की सरसराहट ही सभी के कानों में सुनाई दे रही थी। अगले ही पल एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने वहां मौजूद सभी सैनिकों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करने दिया। 3 कोर का बाघ मेजर जनरल वर्मा ने अपने लड़ाकू जूतों की एड़ियों को एक साथ मिलाया जिससे टक की आवाज आई। फिर एक उत्तम और बिना किसी दोष के मुद्रा में उन्होंने सैन्य सलामी दी। यह वह सलामी नहीं थी जो किसी अधीनस्थ से ली जाती है, बल्कि यह एक ऐसे वरिष्ठ के प्रति सर्वोच्च सम्मान था जो आसमान की तरह ऊंचा हो और जो असीम श्रद्धा और सम्मान से भरा हो। और अपनी सलामी की मुद्रा बनाए रखते हुए उन्होंने अपना सिर इतना गहरा झुकाया कि उनकी पीठ लगभग 90 डिग्री का कोण बना रही थी। उनकी आवाज ने खामोशी को तोड़ा। एक ऐसी आवाज जो गुस्से से नहीं बल्कि शर्म और सम्मान से कांप रही थी। रिपोर्टिंग टू द जनरल, सर, सैल्यूट। एक वाक्य गड़गड़ाहट की तरह गूंज गया। मेजर जनरल आलोक वर्मा जनरल को लेने आए हैं। मैं मौत की सजा का हकदार हूं क्योंकि मैं अपने अधीनस्थों को शिक्षित नहीं कर सका, जनरल। वह शब्द सुनते ही सिद्धार्थ का सिर फट सा गया। रेजिमेंटल कमांडर और बटालियन कमांडर के चेहरे पीले पड़ गए। उनके जीओसी, एक मेजर जनरल जिनके कंधे पर 2 सितारे थे, उस बूढ़े दादा को जनरल कह रहे थे और सम्मान में झुक रहे थे। तो इसका मतलब है कि यह दादा कम से कम 3 या 4 सितारा जनरल थे। एक महान हस्ती जिनकी संख्या पूरे भारत में उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। उसी समय रेजिमेंट के एक बूढ़े सूबेदार मेजर के मुंह से एक धीमी फुसफुसाहट निकली जैसे कोई कराह रहा हो। बूढ़ा शेर, जनरल बलवंत सिंह चौहान। बूढ़ा शेर, यह उपनाम हर उस कैडेट ने सुना था जो भारतीय सैन्य अकादमी में प्रवेश करता था। एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा जिसने अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए युद्ध के मैदान में नीचे से अपना करियर बनाया और हर उस इकाई को जिसे उसने नेतृत्व किया उसे सबसे मजबूत लड़ाकू बल में बदल दिया। एक दूरदर्शी व्यक्ति जिसने सेना के आधुनिकीकरण का नेतृत्व किया और अंततः सेनाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। एक जीवित किंवदंती, लेकिन अपने बहुत सीधे और मीडिया के सामने न आने वाले स्वभाव के कारण लगभग कोई भी युवा अधिकारी उनका वर्तमान चेहरा नहीं जानता था। सिद्धार्थ को अंततः सब कुछ समझ में आ गया। जिस बूढ़े दादा को उसने भगाया था
वह कोई साधारण आगंतुक नहीं था। वह व्यक्ति था जो कभी भारतीय सशस्त्र सेना नामक विशाल पिरामिड के शिखर पर खड़ा था, जहां वह सेवा कर रहा था। महान सैन्य इतिहास, जिसे उसने केवल पाठ्य पुस्तकों से पढ़ा था, अब उसकी आंखों के सामने एक वास्तविक रूप में मौजूद था। और उसने उनके साथ क्या किया था? नागरिक, सेना कोई नरम जगह नहीं है, काम में बाधा। उसके अभिमानी और मूर्खतापूर्ण शब्द अब उसके दिमाग को चीर रहे थे। उसकी नजरें धुंधली हो गईं और उसके पैर कमजोर पड़ गए। धड़ाम, उसका शरीर लड़खड़ाया और उसके कंपनी कमांडर ने उसे जल्दी से सहारा दिया। बलवंत ने अभी भी शांत चेहरे के साथ मेजर जनरल वर्मा के कंधे पर धीरे से थपथपाया, जो अभी भी गहरे झुके हुए थे। वर्मा, अब अपना सिर उठाओ। उनकी आवाज धीमी और शांत थी, लेकिन उसमें किसी भी फटकार से ज्यादा वजन था। कैसे जनरल इस तरह की साधारण जगह पर आ सकते हैं और इस तरह का असभ्य व्यवहार सह सकते हैं? मैं दोषी हूं। जनरल, यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह मेरी गलती है कि मैंने पहले नहीं बताया। चलो अब अंदर चलकर बात करते हैं। युवा सैनिक क्या कहेंगे जब वे अपने जीओसी को इस तरह देखेंगे? बलवंत ने ऐसा कहते हुए विनम्रता से वर्मा के हाथ को मना कर दिया, जो उन्हें सहारा देना चाहता था, और धीरे धीरे अकेले ही गेट की ओर चल पड़ा। उनके हर कदम पर रेजिमेंटल कमांडर से लेकर सभी अधिकारियों तक रास्ता ऐसे खुल गया जैसे मूसा के सामने लाल सागर खुल गया हो। वे सतर्क खड़े हो गए और अपना शरीर झुका लिया। सिद्धार्थ अपना सिर उठाने में असमर्थ था। वह किंवदंती उसके पास से गुजर रही थी। उसने अपने पूरे शरीर से महसूस किया कि कैसे उसके द्वारा बनाया गया अहंकार और सिद्धांतों का किला उस बूढ़े दादा के एक शांत कदम से धूल में मिल गया। उसे लगा कि उसका करियर आज ही खत्म हो गया है। इस समय मुख्य भवन में रेजिमेंटल कमांडर का कमरा, सबसे विशाल कमरा जिसमें सबसे अच्छा नजारा था, अब इतना खामोश था मानो उसने अपना मालिक खो दिया हो। असली मालिक बीच के सोफे पर शांति से बैठा था, जबकि बटालियन का वर्तमान शासक जीओसी उसके बगल में एक सजा पाए हुए युवा अधिकारी की तरह सतर्क मुद्रा में खड़ा था। लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ शर्मा कमरे के बीच में खड़ा था, जैसे कोई मृत्युदंड की प्रतीक्षा कर रहा अपराधी। उसने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बह रहा था। ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे का फर्श एक अथाह खाई में ढंस रहा हो। उसके बगल में जीओसी वर्मा अभी भी एक अपराधी की तरह खड़े थे। रेजिमेंटल कमांडर और अन्य कमांडरों को बाहर इंतजार करने का आदेश दिया गया था। इस कमरे में केवल 3 लोग थे। किंवदंती, उस किंवदंती की सेवा करने वाला फील्ड कमांडर, और वह युवा अधिकारी जिसने उस किंवदंती के प्रति एक घातक गलती की थी। एक प्रशासनिक सैनिक सावधानी से अंदर आया और गर्म चाय परोसी। बलवंत ने चाय का कप उठाया, उसकी गर्माहट महसूस की और शांति से अपना मुंह खोला। उनका पहला वाक्य फटकार नहीं था। लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ शर्मा। साहब। जनरल। उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। एक सैनिक के रूप में सिद्धांतों को बनाए रखने का तुम्हारा इरादा सराहनीय है। सेना एक ऐसा संगठन है जिसे सिद्धांतों और अनुशासन पर खड़ा होना चाहिए, इसलिए तुम्हारे कृत्य को पूरी तरह से गलत नहीं कहा जा सकता। इन अप्रत्याशित शब्दों को सुनकर सिद्धार्थ ने अनजाने में अपना सिर उठाया। बलवंत की आंखें उसे तिरस्कार से नहीं देख रही थीं, केवल एक गहरी चिंता और दया का भाव था। लेकिन बलवंत ने अपना चाय का कप रखा। टिंग की धीमी आवाज ने मानो कमरे की हवा को जमा दिया हो। सैन्य वर्दी का वजह केवल तुम्हारे कंधे पर लगे रैंक से नहीं आता। यह उस वर्दी को हमारे लोगों के सामने पहनते समय तुम्हारे रवैये से आता है, जिन हर के साथ बुरे किस अभी हमारी कर रहे हैं। नियमों को तुम आसमान की तरह ऊंचा मानते हो। वे लोगों की सुरक्षा के लिए हैं, न कि उन पर शासन करने या उन्हें दूर करने के लिए। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उनके हर शब्द में स्टील का वजन था, जो सिद्धार्थ के दिल पर चोट कर रहा था। एक महान वास्तुकार के लिए एक ऊंची और मजबूत किले की दीवार बनाने का क्या फायदा? अगर वह दीवार उन लोगों से ही दुश्मनी करे जिनकी उसे रक्षा करनी चाहिए, तो वह बेकार पत्थरों के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं है। आज तुमने किले की दीवार की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन तुमने किले के मालिक को ही भगा दिया। सिद्धार्थ अब और खड़ा नहीं रह सका। उसकी आंखों से कुछ गर्म चीज तेजी से बह निकली। उसने महसूस किया कि जिन सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को वह अब तक अपना विश्वास और गौरव मानता था, वे कितने खोखले और अभिमानी थे। वह लोगों की रक्षा करने वाला एक सैनिक नहीं था,
बल्कि नियमों की किताब के पीछे छिपा एक कायर था। बलवंत की नजर जीओसी वर्मा पर पड़ी। वर्मा साहब, जनरल, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? स्टील मजबूत होता है, लेकिन वह बाहर की टक्कर से ज्यादा अंदर के जंग से टूटता है। जो सेना अपने सैनिकों का दिल नहीं जीतती, वह जंग लगे स्टील की तरह है जो लड़ाई के समय सबसे पहले टूटेगी। अगर तुम्हारे अधीन युवा अधिकारी इंसान के दिल से पहले नियमों की किताब पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम पर भी है। मैं दोषी हूं? जनरल, मैंने नेतृत्व करने में गलती की है। जीओसी वर्मा ने एक बार फिर अपना सिर गहरा झुकाया। बलवंत ने उसे नहीं रोका। वह चाहता था कि वर्मा इस शिक्षा का वजन पूरी तरह से महसूस करे। आखिरकार सिद्धार्थ टूट गया। वह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। एक सैनिक होकर एक महान वरिष्ठ के सामने रोना मौत से भी ज्यादा शर्मनाक बात थी, लेकिन वह रुक नहीं सका। कृपया कृपया मुझे माफ कर दीजिए जनरल। मैं मूर्ख हूं। मैंने एक ऐसा पाप किया है जिसकी सजा मौत होनी चाहिए। बलवंत अपनी सीट से उठे और रोते हुए घुटनों के बल बैठे सिद्धार्थ के पास पहुंचे। उन्होंने अपना हाथ सिद्धार्थ के कंधे पर रखा। उठो। उन्होंने सिद्धार्थ को उठने में मदद की। तुम्हारा सैन्य करियर अभी शुरू ही हुआ है। आज की शर्मिंदगी और एहसास से भागो या भूलने की कोशिश मत करो, बल्कि इसे जीवन भर अपनी हड्डियों में उकेर लो, ताकि भविष्य में जिन सैनिकों का तुम नेतृत्व करोगे, तुम उनके लिए एक ऐसे कमांडर बन सको जो पहले मानवता सिखाए। एक ऐसा कमांडर जिसके पास एक गर्म दिल हो, न कि केवल नियमों की किताब। बलवंत की आंखें सीधे सिद्धार्थ की आंखों में देख रही थीं। आज मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूं, और यही एकमात्र तरीका है जिससे तुम इस बूढ़े सैनिक से सच में माफी मांग सकते हो। समझे? साहब, समझ गया जनरल। मैं इसे जीवन भर याद रखूंगा। सिद्धार्थ ने आंसू और नाक से भीगे चेहरे के साथ चिल्लाया। यह उसके सैन्य करियर और यहां तक कि उसके पूरे जीवन का सबसे सच्चा जवाब था। बलवंत ने उसके कंधे पर एक बार थपथपाया, फिर जीओसी वर्मा से कहा, बस अब मुझे मेरे पोते से मिलने दो। यह रोगन जोश तो बिल्कुल ठंडा हो गया होगा। तभी उस कमरे में जमी हुई हवा थोड़ी पिघलने लगी। सिपाही समीर सिंह चौहान को ऐसा लगा जैसे वह नरक से स्वर्ग में आ गया हो। अभी 1 घंटे पहले ही लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ के आदेश पर वह बैरक के शौचालय को चमकाने तक रगड़ रहा था। एक धूल के कण की घटना के कारण पूरी प्लाटून तनाव में थी, और वह जो इसका कारण था ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। थोड़ी देर में लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ फिर से जांच करने आएंगे। समीर को लगा कि उसका सैन्य करियर शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो गया है। तभी शौचालय का दरवाजा खुला और कंपनी कमांडर कैप्टन अजय तेजी से अंदर आए। कंपनी कमांडर पूरी कंपनी के सदस्यों के लिए एक देवता की तरह थे। उन्हें पसीने से भीगे चेहरे के साथ उसे ढूंढते देख समीर का दिल लगभग निकल गया। सिपाही समीर सिंह चौहान साहब, तुरंत यह काम बंद करो। अपनी सबसे साफ वर्दी पहनो जो तुम्हारे लॉकर में है। 5 मिनट कंपनी कार्यालय के सामने इकट्ठा हो जाओ, समझे? साहब, समझ गया। समीर बिना कारण जाने पागलों की तरह भागा। मैंने क्या गलती की? शौचालय ठीक से साफ नहीं किया या दादा के आने की वजह से? मैंने बटालियन का नाम खराब किया? उसके दिमाग में कई बुरे ख्याल आने लगे। जल्दबाजी में उसने कपड़े बदले और कंपनी कार्यालय की ओर भागा। कंपनी कमांडर ने व्यक्तिगत रूप से उसकी वर्दी ठीक करते हुए कहा, कोई तुमसे मिलने आया है, मेरे साथ चलो। मिलने? दादाजी तो सुबह आकर चले गए। कौन? जब वह कंपनी कमांडर के पीछे पीछे चला तो बटालियन का नजारा पूरी तरह से बदल चुका था। सभी सैनिक डरे हुए चेहरों के साथ खिड़कियों से झांक रहे थे और अधिकारी घबराहट में इधर उधर भाग रहे थे। मुख्य भवन की ओर जाने वाली हर सड़क के कोने पर संतरी सैनिक सतर्क मुद्रा में खड़े थे। माहौल ऐसा था जैसे युद्ध छिड़ने वाला हो। मुख्य भवन के जितना करीब पहुंचा, माहौल उतना ही तनावपूर्ण होता गया। समीर ने पहली बार उन शीर्ष अधिकारियों को देखा जिनके नाम उसने केवल सुने थे। रेजिमेंटल कमांडर, बटालियन कमांडर गलियारे में बेचैनी से खड़े थे। वे सभी उसकी ओर कंपनी कमांडर की ओर देख रहे थे। उनकी नजरों में सम्मान, भय और थोड़ी ईर्ष्या का मिश्रण था। आखिरकार कंपनी कमांडर रेजिमेंटल कमांडर के कमरे के दरवाजे के सामने रुका और खटखटाया। इजाजत है जनरल। सिपाही समीर सिंह चौहान तैयार है जनरल। समीर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे जनरल क्यों बुला रहे हैं? दरवाजा खुला और समीर अंदर गया। वह तुरंत वहीं जम गया।
कमरे के अंदर लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ, जिसने अभी अभी उसे नरक दिखाया था, पीले चेहरे के साथ दीवार के सहारे खड़ा था। जीओसी, जिनकी 2 सितारा रैंक उसने केवल टीवी पर देखी थी, विनम्रता से उसके दादा के लिए चाय डाल रहे थे। और उस सारे दृश्य के केंद्र में उसके दादा बलवंत सिंह चौहान शांत चेहरे के साथ बैठे थे। समीर, उसके दादा की आवाज ने समीर को होश में लाया। दादाजी, आप यहां कैसे? यहां आओ, बैठो। समीर एक रोबोट की तरह चला और अपने दादा के बगल में बैठ गया। बलवंत ने टिफिन खोला, जो अब पूरी तरह से ठंडा हो चुका था। रोगन जोश ठंडा हो गया है, लेकिन चक्कर देखो। उसके दादा ने टिफिन का ढक्कन खोला और मसालों की परिचित सुगंध फैल गई। उसी समय बगल में खड़े जीओसी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, जनरल, मैं तुरंत रसोई को इसे गर्म करने का आदेश देता हूं। जरूरत नहीं है। वर्मा, उसके दादा ने हाथ हिलाया। इस तरह अपने पोते के साथ ठंडे चावल और ठंडी सब्जी खाना भी एक आनंद है ना समीर? जी दादाजी। समीर ने अपने दादा द्वारा दिए गए रोगन जोश के एक टुकड़े को कांपते हाथों से लिया और मुंह में डाल लिया। मांस ठंडा था, लेकिन उसका स्वाद दुनिया के किसी भी भोजन से ज्यादा स्वादिष्ट था। उसके आंसू लगभग छलक पड़े। तभी समीर को पूरी स्थिति समझ में आई। वह जर्जर बूढ़ा दादा जो सुबह उससे मिलने आया था, वह प्लाटून कमांडर जिसने उसे बेरुखी से भगा दिया था, और वह बड़ा हंगामा जिसने अब पूरी बटालियन को हिलाकर रख दिया था, सब कुछ एक व्यक्ति के कारण था, उसके दादा। उसने अपने दादा के झुर्रीदार चेहरे को देखा। वह दादा जो अब तक इतने दयालु और साधारण दिखते थे, लेकिन आज समीर अपने दादा के कंधों पर लगे सितारों का अदृश्य वजन महसूस कर सकता था। उस जीवन का वजन जिसे उन्होंने जीवन भर उठाया था। उसके जाने से पहले दादा के शब्द, हमको अपने कंधे पर उठाना सीखना, अब उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था। वह गर्मजोशी और मार्मिक पुनर्मिलन का समय संक्षिप्त रूप से समाप्त हो गया। उसके दादा ने उसके कंधे पर थपथपाया और उसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने और अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहने की सलाह दी। समीर केवल गले में अटकी आवाज के साथ साहब दादाजी कह सका। उस दिन से सिपाही समीर सिंह चौहान का सैन्य जीवन पूरी तरह से बदल गया, लेकिन उसके दादा की छाया के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके दिल में एक बहुत बड़ा गर्व का स्तंभ स्थापित हो गया था, और उसके साथ ही उतनी ही भारी जिम्मेदारी। बूढ़े शेर के जाने के बाद वह जगह शांत हो गई, लेकिन जो लहरें उसने छोड़ी वे शेर ए रेगिस्तान बटालियन में लंबे समय तक घूमती रहीं। जीओसी की गाड़ी के नजरों से ओझल होने के बाद जो बलवंत को ले जा रही थी, रेजिमेंटल कमांडर और अन्य कमांडर कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। जाने से पहले जीओसी वर्मा ने रेजिमेंटल कमांडर कर्नल हरमन के कंधे पर थपथपाया और धीरे से कहा, आज के दिन को एक सबक बनाओ। इस सेना के असली मालिक हम वर्दी वाले नहीं, बल्कि वे लोग हैं जिन्होंने हमें यह वर्दी दी है। इसे कभी मत भूलना। सुनिश्चित करो कि मेरे कमान क्षेत्र में उनके जैसा कोई व्यक्ति फिर कभी आंसू न बहाए। वे शब्द वहां मौजूद सभी अधिकारियों के सीने में एक गर्म मुहर की तरह अंकित हो गए। लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ शर्मा के लिए, जो तूफान के केंद्र में था, कोई आधिकारिक सजा नहीं दी गई। जीओसी ने उसके लिए किसी भी सजा का आदेश नहीं दिया। यह जनरल बलवंत की भी इच्छा थी, लेकिन आधिकारिक सजा से ज्यादा डरावनी चीज थी उसके साथियों की नजरें और अंतहीन आत्मनिरीक्षण का समय। उस रात सिद्धार्थ खाली प्लाटून कार्यालय में अकेला बैठा था। उसकी मेज पर निरीक्षण की तैयारी की योजनाएं बिखरी हुई थीं, जिसे वह एक उत्तम दस्तावेजस के रूप में गर्व करता था। अब वे सब उसके लिए बेकार कागज के टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं थे। उसने दर्द से महसूस किया कि उसका विश्वास, जो अब तक उसका सब कुछ था, कितना अभिमानी और संकीर्ण था। खट खट दरवाजे पर दस्तक हुई और कंपनी के सूबेदार मेजर अंदर आए। वह 30 साल के सैन्य अनुभव वाले एक अनुभवी थे, एक ऐसी शख्सियत जिनका ज्यादातर अधिकारियों से ज्यादा सम्मान किया जाता था। बिना कुछ कहे उन्होंने सिद्धार्थ की मेज पर 2 गर्म कॉफी के कैन रखे। प्लाटून कमांडर साहब, खुद को ज्यादा दोष मत दीजिए। किस मुंह से? मैं सभी का सामना करूंगा सूबेदार मेजर साहब। फौजी जीवन में हर कोई एक बार जरूर गिरता है। जरूरी यह नहीं है कि हम जहां गिरे वहीं रोते रहें, बल्कि धूल साफ करके उठकर फिर से चलना है। आज
प्लाटून कमांडर साहब ने एक बहुत महंगी निजी ट्यूशन ली है जो इस सेना में किसी और को नहीं मिल सकती। उस सूबेदार मेजर के सरल लेकिन सच्चे सांत्वना से सिद्धार्थ आखिरकार अपना सिर उठा सका। उस दिन से सिद्धार्थ बदलने लगा। बदलाव बहुत छोटी और मामूली चीजों से शुरू हुआ। अगली सुबह की परेड में सैनिकों के पहनावे और रवैये पर डांटने के बजाय, जैसा कि वह आमतौर पर करता था, वह एक सैनिक के पास गया जो रात भर दर्द से कराह रहा था और उसका माथा छुआ। तुम्हें बुखार लग रहा है, इसके खत्म होने के बाद सीधे एमआई रूम जाओ। अगर बीमारी का नाटक किया तो देखना। उसका आखिरी वाक्य अभी भी धमकी भरा था, लेकिन उसके कृत्य में गर्माहट सभी तक पहुंच गई। सफाई के समय वह चुपके से सिपाही समीर सिंह चौहान के पास गया और पूछा, कल तुम्हारे दादा का खाना कैसा था? साहब, अच्छा था साहब, शुक्र है। एक संक्षिप्त बातचीत, लेकिन उसमें एक अजीब सी माफी और सम्मान का भाव छिपा था। सैनिक ही वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने टर्मिनेटर में बदलाव महसूस किया। वे अब केवल सिद्धार्थ से डरते नहीं थे, बल्कि धीरे धीरे उसे समझने और उसका अनुसरण करने लगे थे। बूढ़े शेर के दौरे की घटना 777 बटालियन में एक किंवदंती बन गई। जो कहानी शुरू में फुसफुसाहट में फैली थी, समय के साथ सभी सैनिकों को पता चल गई। हमारी बटालियन में एक ऐसा सिपाही है जिसके दादा पूर्व सेनाध्यक्ष हैं का मजाक जल्द ही गर्व में बदल गया। हमारी बटालियन वह बटालियन है जहां एक किंवदंती आई थी जिसने हमें एक सैनिक की असली पहचान का एहसास कराया। हर रात सिद्धार्थ अपनी गलती पर विचार करता। उसे जनरल बलवंत द्वारा छोड़े गए आखिरी शब्द याद आते, एक ऐसा कमांडर बनना जिसके पास एक गर्म दिल हो, जो पहले मानवता सिखाए। यह उसके बाकी सैन्य करियर और उसके पूरे जीवन के लिए एक नया कंपास बन गया जिसे उसे पकड़ना था। उसने अपनी पुरानी नियमों की किताब को दराज में बहुत अंदर रख दिया और उस खाली जगह में उसने इंसान के दिल को पढ़ने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। बलवंत ने जैसलमेर को जीओसी द्वारा प्रदान की गई काली सेडान में छोड़ दिया। उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन वर्मा के उस सच्चे अनुरोध को ठुकरा नहीं सके जिसने विनती की थी कि उसे अपने गुरु को फिर से बस टर्मिनल पर अकेला छोड़कर पाप करने की अनुमति न दी जाए। हालांकि उन्होंने दिल्ली की ओर जाने वाले पहले रेस्ट एरिया में उतरने का अनुरोध किया, न कि अपने घर पर। यहां से इस बूढ़े आदमी को अकेले समय की जरूरत है। वापस जाओ और अपनी बटालियन का अच्छे से ख्याल रखो। अपने अधीनस्थ की गाड़ी को खिड़की से दूर जाते देख बलवंत शांति से एक अंतरराज्यीय बस में चढ़ गया। उसे कोई जीत या संतुष्टि महसूस नहीं हुई। इसके बजाय एक शांति ने उसे घेर लिया, मानो उसने अपनी भारी जिम्मेदारियों का कुछ हिस्सा उतार दिया हो। खिड़की के बाहर गुजरते हुए सूखे मौसम के अंतिम नजारों को देखते हुए उसने सेना के भविष्य के बारे में सोचा। सिद्धार्थ जैसे युवा अधिकारी और समीर जैसे युवा सैनिक, वे ही इस देश का भविष्य थे। उसने मन ही मन प्रार्थना की, आशा है कि जो छोटा सा बीज मैंने आज बोया है वह कल उनके हाथों में एक घना जंगल बन जाएगा। कुछ सप्ताह बीत गए। लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ शर्मा अब कागज पर पूर्णता के प्रति जुनूनी नहीं रहा। वह प्रशिक्षण के मैदान में सैनिकों के साथ लुढ़कता, उनके पसीने और सांसों को सुनता। वह अभी भी सख्त था, लेकिन उसकी सख्ती अब नियंत्रण करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जवानों की रक्षा करने के लिए थी। वह एक सच्चे नेता बनने की प्रक्रिया में था। सिपाही समीर सिंह चौहान भी बदल गया। वह अनाड़ी नया सिपाही अब नहीं रहा। वह चुपचाप अपना कर्तव्य निभाता और पहले अपने साथियों पर ध्यान देता। उसने कभी अपने दादा का नाम नहीं लिया, लेकिन उसके हर कृत्य में उस दादा के प्रति एक गहरा सम्मान निहित था। अपने दादा की छाया में शरण लेने के बजाय उसने अपने प्रयासों से अपने दादा का गौरव बनने का रास्ता चुना। बरसात के मौसम की दहलीज पर दिल्ली के उपनगरीय इलाके में बलवंत के आवास पर एक पत्र पहुंचा। सैन्य लिफाफे में उसके पोते की लिखावट थी। दादाजी के लिए समीर की ओर से, जैसलमेर में बारिश का मौसम उम्मीद से पहले आ गया है। यहाँ की ठंडक तकलीफ देती है, लेकिन दोस्तों के साथ बिताने के कारण यह सहनीय लगती है। दादाजी, उस दिन के बाद मैंने बहुत सोचा और अब मुझे समझ में आया है, भले ही थोड़ा सा, कि एक सैनिक के वजन का क्या मतलब है जो आपने कहा था। मुझे एहसास हुआ है कि केवल देश की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि इंसानों के दिलों की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है। मैं भी एक दिन एक सच्चा सैनिक बनूंगा, एक सच्चा आदमी जो गर्व से इस वर्दी का वजन उठाएगा, आपकी तरह। हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना दादाजी।
आपका सम्मान पूर्वक समीर। समीर। बलवंत ने उस पत्र को अपने सीने से लगा लिया और अपने घर के बगीचे में चला गया। उसने उस जमीन को देखा जो बरसात के मौसम की तैयारी के लिए पुआल से ढकी हुई थी। सब कुछ सोता हुआ लग रहा था, लेकिन उस ठंडी जमीन के अंदर एक नया जीवन वसंत का स्वागत करने की तैयारी कर रहा था। उसने उत्तर की ओर देखा, उस दिशा में जहां राजस्थान था। सूरज पश्चिम के क्षितिज पर डूबने लगा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान खिल उठी। बूढ़ा शेर भले ही इतिहास के मंच से पीछे हट गया था, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं सोती। वह आत्मा हमेशा एक ठंडी सीमा की रक्षा करने वाले एक युवा अधिकारी के गर्म सीने में और अपने दादा पर गर्व करने वाले एक युवा सैनिक के दृढ़ संकल्प में हमेशा जीवित रहेगी। भारत के आकाश के नीचे आशा का वह बीज शांति से लेकिन दृढ़ता से बढ़ रहा था।